बेटे कल का दिन हमने पढ़ा था बेटा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई, जे थॉमसन के मॉडल के बारे में पढ़ा, उसके लिमिटेशंस के बारे में पढ़ा। और लास्ट बात जो हमारी समझ में आई कि जे थॉमसन जो था वो पॉजिटिव चार्ज को यानी प्रोटॉन को डिस्कवर नहीं कर पाया था, ठीक, क्योंकि उसके हिसाब से पॉजिटिव चार्ज जो होना चाहिए था वो डिफ्यूज पड़ा होना चाहिए था। उसका मैंने लॉजिक तुम्हें बताया था क्यों पॉजिटिव चार्ज उसने समझा कि डिफ्यूज पड़ा हुआ है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम जब भी हम हीट करते थे तो होता क्या था, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बाहर नहीं आता। दैट मेड हिम बिलीव कि पॉजिटिव चार्ज का कोई पार्टिकल ही नहीं है, ठीक। इस वजह से उसको लगा कि पॉजिटिव चार्ज का तो कोई पार्टिकल ही नहीं हो सकता है, ठीक। लेकिन लिनार्ड के एक्सपेरिमेंट ने क्लियर किया, कल की क्लास में तुम्हें बताया कि लिनार्ड के एक्सपेरिमेंट ने बेटा ये क्लियर किया कि हमारे पास मैक्सिमम जगह इनसाइड एटम इज एम्प्टी। मैक्सिमम जगह एटम के अंदर एम्प्टी है, खाली है। तो अगर मैक्सिमम जगह खाली है, इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है तो हो सकता है प्रोटॉन भी पार्टिकल हो। तो अब अगली बात हमारे पास थी कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुई, किसने की, किस तरह से की। तो लेट वी डिस्कस टुडे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। देखो बच्चे, प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है, ठीक, द क्रेडिट वॉज गिवन टू गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन जो साइंटिस्ट था उसको क्रेडिट दिया जाता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का। समझ में आई बात? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का जो पार्ट था वो गोल्डस्टीन को दिया गया, बट जो नेम प्रोटॉन है, ठीक है, जो नाम है, ठीक, नेम वॉज गिवन बाय रुदरफोर्ड। नेम वॉज गिवन बाय रुदरफोर्ड, ठीक। नाम जो था बेटे वो रुदरफोर्ड ने दिया था बेटा। इसका कहते ना बच्चे का नाम उसकी बुआई रखती है ना भाई। तो इस तरह से डिस्कवर भले ही गोल्डस्टीन ने किया है, बट इसका नाम प्रोटॉन किसने रखा था? ये रुदरफोर्ड ने रखा था बेटा। पर बात यह कि डिस्कवर कैसे किया, हाउ इट वाज डिस्कवर्ड। देखो बेटे, वही जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था उसी को गोल्डस्टीन ने दोबारा किया, पर किया कैसे, थोड़ा सा उसमें फर्क आ गया। उसने वही एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जैसे कि हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में ली थी, ठीक है जी। और ऑब्वियसली यहां पे बीच में एक जगह पे एनोड होना था। एनोड जिस साइड अनायन जाए यानी पॉजिटिव इंचार्ज होना था। पर इसने क्या किया, कैथोड जो है ना, कैथोड बेटे वो परफोरेटेड ले लिया। कैथोड कैसा ले लिया? परफोरेटेड। तो यहां जो कैथोड है वो परफोरेटेड कैथोड है, परफोरेटेड कैथोड। नो, व्हाट डू यू मीन बाय परफोरेटेड कैथोड? बेटे जिसमें छेद हो। परफोरेटेड का मतलब जिसमें छेद 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 प्रेजेंट हो, तो परफोरेटेड कैथोड था। अब क्यों परफोरेटेड कैथोड लिया होगा या ये सेटअप क्यों लगाया होगा? देखो बेटे, हमें पता था कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो था ही कि कैथोड रे अगर इलेक्ट्रॉन से बनी है, कैथोड रे हमेशा इस साइड को जाएंगी, पॉजिटिव की तरफ को जाएंगी। कैथोड रे कभी नेगेटिव की तरफ आ ही नहीं सकती, क्यों? वो खुद नेगेटिव है। तो वो बेटा इस साइड को ऐसे करके जाएंगे। एंड यू नो, पिछली बार हमने पढ़ा था कि दे ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइंस। तो कैथोड रे आगे जानी थी। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव पार्टिकल होते, ठीक, अगर कोई पॉजिटिव पार्टिकल भी होते तो ऑब्वियसली पॉजिटिव पार्टिकल नेगेटिव की तरफ जाने चाहिए थे। पॉजिटिव पार्टिकल नेगेटिव की तरफ जाने चाहिए थे। जैसे बात इधर बहुत ध्यान से समझना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कैथोड रेज से प्रोटॉन्स की डिस्कवरी को हमने कैसे किया। बेटा देखो, ये मान लो एक एटम है या एक मॉलिक्यूल है गैस का जो यहां पड़ा है, जो यहां पड़ा है। ऑब्वियसली इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी पड़े हुए होंगे, हम जानते थे इसमें इलेक्ट्रॉन पड़े हुए होते हैं। अब यहां से हमने कैथोड रे फेंकी, ये कैथोड रेज जा रही है, ये कैथोड रेज आ रही है। और ये मान लो यहां जैसे ये एटम पड़ा था, ये मॉलिक्यूल जो है वो यहां जैसे पड़ा था,
इसको मैंने यहां से ऐसे करके शो कर दिया है, ये थोड़ा बड़ा करके शो कर दिया है इसको मैंने यहां से, इस पर्टिकुलर पार्ट को। ठीक है बच्चे, क्लियर? थोड़ा बड़ा करके शो कर दिया है इस पार्ट को। ऐसे सारी जगह पे हमारे पास ऑब्वियसली गैस थी तो उसके पार्टिकल हो रहे थे। अब जब कैथोड रे आती, कैथोड रे अपने आप क्या है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और इस पार्टिकल के अंदर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना? तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, करेंगे ना बेटा? तो जब ये कैथोड रे से टकराएगी, जब ये कैथोड रे से टकराएगी तो होगा ये, इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं यहां पर कि when cathode rays strike on the molecules, जब कैथोड रे मॉलिक्यूल्स पे टकराते हैं, they knock off their electrons, उनके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देती हैं, नॉक ऑफ कर देती हैं। अब एक बात बताओ मेरे बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ हो गया तो बचेगा क्या? यस नितिन, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन में मॉलिक्यूल से बाहर निकाल दूं तो क्या बचेगा बेटा? सर प्रोटॉन। नो नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं बेटा। देखो क्या है, कटायन बचेगा। क्या बचेगा? कटायन। क्यों? देखो बेटा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन थोड़ी निकलेंगे, कोई एक आधा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, बाकी रह जाएगा, हाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो आफ्टर नॉकिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन कटायंस आर फॉर्म, देयरफॉर कटायंस, कटायंस क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। कटायन क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। कटायंस आर फॉर्म्ड, कटायन बन गए, और कटायन पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव कटायन किस साइड को मूव करने लगेंगे? पॉजिटिव कटायन इस नेगेटिव की तरफ को मूव करने लगेंगे बेटा। ठीक, हमने छेद इसीलिए किए थे क्योंकि बेटा अगर कोई पॉजिटिव पार्टिकल फ्लो करेंगे तो ये ग्लो इसके पीछे भी दिखाई देनी चाहिए थी। ठीक, क्लियर? अगर कोई पार्टिकल यहां फ्लो करेंगे तो कैथोड से पीछे भी ग्लो दिखाई देनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि इसकी तरफ पॉजिटिव पार्टिकल आए। अगर मान लो इसको परफोरेट नहीं करते हैं, मान लो इसको एज इट इज रख देते हैं, तो क्या यहां से कोई चीज जाएगी? नहीं जाएगी। तो यहां पे तो हमें लग रहा है कैथोड रेज है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके साथ भी कोई पार्टिकल आ रहे हैं? चलेगा कोई पता? नहीं चलेगा ना भाई। ठीक, हमें पता तभी चल सकता था अगर कुछ पार्टिकल इसके पीछे जाए, तो हमने इसमें छेद रख लिए ताकि हमें समझ में आए कि पार्टिकल इसके पीछे जा रहे हैं। अगर पीछे ग्लो दिखाई दी तो समझ लेंगे कि पार्टिकल इसके पीछे जा रहे हैं। क्लियर? दूसरी बात, कैथोड के पीछे बेटा यहां पर हमने एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी। किसकी स्क्रीन लगा दी? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी। जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दी। अब सर ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन क्यों लगाई और क्या होती है? मेरे प्यारे बच्चों, कभी कथकली डांस देखा है भाई? कथकली डांस देखा है? यस रूही, एवर यू सीन कथकली डांस बेटा? यस सर। कौन सा होता है, थोड़ा आइडिया दोगे मुझे? सर पैरों के साथ मूवमेंट करते हैं। नो नॉट एट ऑल, वो कथक होता है। मैं कथकली की बात कर रहा हूँ। कथकली बेटा तमिलनाडु वाला होता है। वो जो ऐसा होता है ना जिसमें चेहरा का ऐसे बनाया होता है, यहाँ मेन सी बनाई हुई होती है और रंग बिरंगा चेहरा किया होता है, बिल्कुल ग्रीन सा, और आईज भी यूं यूं हिलती हैं, होठ भी यूं यूं हिलते हैं, हाथ भी उनके यूं यूं हिलते हैं, है ना बेटा? बड़ा सा घाघरा डाला होता है, कलरफुल सा चेहरा किया होता है ना बेटा? वो कथकली डांस होता है। अब उसमें जो चेहरा होता है ना बड़ा चमकदार होता है। क्यों? उस पे जिंक सल्फाइड पेंट लगाया जाता है। तो जिंक सल्फाइड पेंट पे जब लाइट गिरती है तो चमकता है वो, उसको बोलते हैं फ्लोरिसेंस। क्या बोलते हैं? फ्लोरिसेंस। तो चमक पैदा होती है बहुत ज्यादा, वो बहुत चमकदार सा दिखाई देता है। जैसे आप में से कभी कोई शिमला की साइड गया होगा, चंडीगढ़ से, है भाई? तो शिमला के साइड जाते हुए सड़क के किनारे पे वो छोटे छोटे से येलो से टुंडू लगे होते हैं ना भाई, इतने इतने से डंडे से लगे होते हैं येलो से, है ना? वो क्यों लगाया? उसके ऊपर जिंक सल्फाइड पेंट होता है बेटा।
तो रात को बाउंड्री मार्क करने के लिए होता है रोड की, इसके लिए रोड की बाउंड्री मार्क करने के लिए। जैसे रात को कोई गाड़ी जा रही होती है, उसकी लाइट जब उसके ऊपर पड़ती है पिलर पे तो चमकता है पेंट, तो पता चल जाता है भाई ये बाउंड्री है, इससे बाहर जाओगे तो खड्ड में गिर जाओगे। समझ में आई बात? तो ये जिंक सल्फाइड पेंट वो होता है कि जिसके ऊपर जब कोई चीज स्ट्राइक करती है तो चमकता है। तो हमने यहाँ पे जिंक सल्फाइड पेंट लगाया ही इसलिए था, हमने यहाँ पे जिंक सल्फाइड पेंट लगाया इसलिए था कि जब भी पार्टिकल इस पे टकराएं तो चमक पैदा हो। क्यों? क्योंकि देखो बेटे, एक बात क्लियर थी कि इलेक्ट्रॉन का मास इज नेग्लिजिबल। हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन का मास इज नेग्लिजिबल। इलेक्ट्रॉन का कोई खास मास नहीं होता, यह हमने पढ़ लिया था, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। इसका मतलब सारा मास जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज का होगा, और अगर कोई चीज भारी होती है तो वो स्लो मूव करती है। नितिन और मेरी रेस लगवा दो, बोलो कौन जीतेगा? है भाई, नितिन और मेरी रेस में कौन जीतेगा? बोलो सर आप, ये अंधभक्ति है, नितिन जीतेगा। ठीक, क्यों भैया? भारी पार्टिकल जो है वो स्लो चलेगा और जो हल्का पार्टिकल फास्ट मूव करेगा। अरे नितिन को तो हवा भी उड़ा के ले जाएगी, है ना भाई? क्यों भाई? तो मेरे को तो पूरा जोर लगाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब जो भारी पार्टिकल होता है वो स्लो चलता है। तो जो कटायन थे वो स्लो चलने थे। अगर वो स्लो चलने थे तो इसने ऐसे टकराना था टक, तो ज्यादा एनर्जी लूज नहीं होनी थी। अगर ज्यादा एनर्जी लूज नहीं होती तो क्या लाइट दिखाई देती? मैंने बोला था एनर्जी लूज करने के 3 तरीके। अगर सबसे पहले जब वो टकराएगा तो साउंड प्रोड्यूस करेगा, अगर बहुत कम एनर्जी से टकराएगा, बहुत कम एनर्जी लूज करेगा तो सिर्फ साउंड आएगी। अगर थोड़ी ज्यादा से करेगा तो हीट अप भी होना शुरू हो जाएगा। पर अगर बहुत ज्यादा एनर्जी से मूव करेगा तो चमक दिखाई देगी। तो बेटे क्योंकि कटायंस तो भारी होने थे, सारा मास तो उसका होना था, इसलिए वो बहुत स्लो चलने थे। स्लो चलने थे तो यहाँ ज्यादा टकराने नहीं थे, यानी यहाँ पे चमक दिखाई नहीं देनी थी। जिंक सल्फाइड पेंट से फायदा ये हुआ कि चमक बिल्कुल क्लियरली दिखाई देने लगी। ठीक, तो इसलिए हमने क्या किया, अब दोबारा समझ लो, गोल्डस्टीन में डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें जो कैथोड था वो छेद वाला बना दिया, परफोरेटेड बना दिया, ताकि जो भी पॉजिटिव पार्टिकल हो वो यहाँ इस साइड आए तो इन छेदों से यहाँ पे निकल भी जाए। तो कुछ पॉजिटिव पार्टिकल यहां से निकल भी गए, यहां से निकल भी गए, ठीक है जी, और पीछे जाके जिंक सल्फाइड पेंट पे टकराए। जिंक सल्फाइड पेंट पे टकराए तो बेटा चमक पैदा हो गई। तो इसका मतलब ये जरूर है कि भी एटम के अंदर पॉजिटिव तो होता है, पर मजे की बात है बेटा, जब जे थॉमसन मेथड को लगा करके ये जो रेस पीछे बनी, ये जो पीछे वाली रेस बनी, ठीक, कहां पे? जो कैथोड के पीछे थी, इन रेस को नाम दे दिया गया कैनल रेस। क्या नाम दे दिया गया? कैनल रेस। ठीक, कैनल रेस, इनको कैनल रेस बोला गया। क्यों? क्योंकि बेटा ये कैथोड की कैनल्स, कैथोड के छेद, कैथोड की कैनल्स में से निकले थी, इसलिए इसको कैनल रेस बोल दिया गया बेटा। दीज आर कॉल्ड एज कैनल रेस और दे आर कॉल्ड एज एनोड रेस। या इनको कैनल रेस बोला जाता है और यहाँ इनको एनोड रेस बोला जाता है। इधर दे आर कॉल्ड एज कैनल रेस और दे आर कॉल्ड एज एनोड रेस। तो कैनल रेस या एनोड रेस इनको बोला जाता है। ये जो कैनल रेस या एनोड रेस हैं, एक्चुअली दे आर रेज ऑफ कटायन, रेज ऑफ कटायंस। क्यों, कैसे बने कटायंस, ये भी क्लियर हुआ कि जब कैथोड रे इनके ऊपर टकराई होगी, इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ हुए होंगे, तो बेटा जी हमारे पास यहाँ पे कटायन बने होंगे। तो कैथोड रे, एनोड रेज या कैनल रेज, दे आर रेज ऑफ कटायंस। कैसे पता चला? बेटा देखो, अलग अलग गैस के कटायन अलग अलग बनेंगे। अगर नाइट्रोजन होगा उसका कटायन अलग तरह का बनेगा, ऑक्सीजन होगा उसका कटायन अलग तरह का बनेगा, उनका मास अलग अलग होगा। इसलिए जो जे थॉमसन से E/m रेशियो स्पेसिफिक चार्ज निकालते थे ना बेटा हम, जो एनो कैथोड रेज के लिए क्या था? कांस्टेंट। कैथोड रे के लिए क्या था? कांस्टेंट। क्यों? इलेक्ट्रॉन का वही मास, वही चार्ज रहना था। लेकिन यहां पाया गया कि E/m रेशियो फॉर एनोड रेज, E/m रेशियो फॉर एनोड रेज इज नॉट कांस्टेंट। ये चेंज होती रहती है, क्योंकि अलग अलग गैस के कटायन अलग अलग होंगे, उनके मास अलग अलग होंगे, उनके चार्ज अलग होंगे, तो चार्ज बाय मास रेशो अलग अलग होगी। तो एनोड रेज जो है
उनका E/M रेशो कांस्टेंट नहीं होता, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो यहां से समझ में आ गया कि रेज ऑफ कटायन है। अब गोल्डस्टीन ने सोचा यार ये तो कटायंस ही बन रहे हैं, कोई फायदा नहीं है यार इसमें, ठीक, उसने यहाँ पे छोड़ना चाहा। लेकिन रुदरफोर्ड उसका फ्रेंड था। रुदरफोर्ड ने बोला ऐसा कर यार, इसके अंदर ना हाइड्रोजन डाल दे। गैस के अंदर क्या डाल दे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो निकल गया तो बाकी बचा हुआ जो होगा पॉजिटिव पार्टिकल होगा, उसको प्रोटॉन बोल देंगे। ऐसे करके उसने क्या किया कि यहां पर हाइड्रोजन गैस डाल दी, तो कैनल रेज इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस टेकन, ठीक, कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स। तो उसको गोल्डस्टीन ने बोला भैया ये पक्का प्रोटॉन होंगे, और रुदरफोर्ड ने उसका नाम प्रोटॉन रखा। तो ऐसे बेटे जब हमने प्रोटॉन के लिए E/M रेशियो निकाला, यानी किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए, तो E/M रेशियो स्पेसिफिक चार्ज जो हमारे पास आया वो कितना आ गया? वो आ गया 9.58 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम फॉर हाइड्रोजन के लिए E/M रेशियो, अगर यहां हाइड्रोजन गैस ले ली, ठीक, तो भैया E/M रेशियो जो है वो इतनी आ गई। और हाइड्रोजन का मास सबसे कम होता है, अगर मास सबसे कम तो स्पेसिफिक चार्ज मैक्सिमम होगा। तो E/M रेशियो फॉर एनोड रेज और कैनल रेज is maximum if we take हाइड्रोजन गैस। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ, बोलो समझ में आया कि नहीं? जल्दी यस करना। सर ये लास्ट लाइन that it is maximum for hydrogen gas, please repeat, ये किस लिए? देख बेटे, हाइड्रोजन का मास मिनिमम, यानी ये सबसे कम होगा। अगर ये सबसे कम हुआ, डिनोमिनेटर सबसे कम हुआ, तो E/M की रेशियो सबसे ज्यादा होगी कि नहीं? ओके सर, थैंक यू सर। बढ़ता जाएगा, M बढ़ता जाएगा, ये वैल्यू छोटी होती जाएगी, ठीक। तो मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए हो गई? हाइड्रोजन के लिए। और हाइड्रोजन के लिए इसको बोल दिया रेज ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन हाइड्रोजन गैस में डिस्कवर किए जिसका E/M रेशियो ये था। पर एनोड रेज क्योंकि रेज ऑफ कटायन है, इसलिए इसका E/M रेशियो इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे। अब बोलो मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, चैतन्य ने कहा है कि सर एक्सप्लेन द होल वंस अगेन, तो मैं बिल्कुल करूंगा चैतन्य जी आपके लिए। थोड़ा बहुत काम हम दोबारा से करते हैं आपके लिए, ताकि आपको समझ में आ सके और मेरे को भी कोई दिक्कत ना हो। देखो बेटे, बात कितनी सी है, बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारे पास यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने बेटा, ठीक, और नाम दिया रुदरफोर्ड ने। कैसे की? कि उसने एक ट्यूब ले ली, ठीक है, उस ट्यूब के अंदर उसने क्या किया, वही डिस्चार्ज ट्यूब, वही सब एटमॉस्फेयर रखा जो कि कैथोड रे के समय रखा गया था। यानी टेम्परेचर, यहाँ प्रेशर इज वेरी वेरी लो एंड बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई की, तो कैथोड रेज यहाँ से आ निकली। अब उसने बीच में बेटे जो कैथोड था वो परफोरेटेड रख दिया, छेदों वाला, कि अगर कोई पॉजिटिव चीज हो वो तो नेगेटिव की तरफ जाएगी, तो नेगेटिव चीज क्या है? कैथोड इस साइड जाएगी। अगर हमने इसमें छेद नहीं रखे होंगे तो वो इसके बीच में ही कहीं होगी, हमें पता नहीं चलेगा। तो इसने क्या किया, इसमें छेद रख दिए ताकि पार्टिकल इधर जा सके और हमें पता चल सके कुछ पार्टिकल किसकी तरफ जा रहे हैं, टूवर्ड्स नेगेटिव भी जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव होंगे। जो पार्टिकल नेगेटिव की तरफ जा रहे होंगे ऑब्वियसली वो पॉजिटिव होंगे, ठीक। तो ऐसे करके बेटा जी हमने यहाँ पे ये देख लिया कि हमारे पास किस तरह से ये होना है, ठीक। अब जो यहां से जो पार्टिकल थे वो पॉजिटिव चार्ज बना कैसे?
देखो कैथोड रेस यूं जा रही थी, ये कैथोड रेस जा रही थी, रास्ते में इसके कुछ एक पार्टिकल्स होंगे गैस के। जब पार्टिकल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, कैथोड रेस टकराएंगी, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या बनेंगे? कटायंस। तो कटायंस की फॉर्मेशन हो जाएगी एंड देयरफॉर कटायंस आर फॉर्म। इस वजह से बेटे कटायन बन जाएंगे। और ये जो होगी दैट विल बी रेज ऑफ कटायन। इसको नाम दे दिया कैनल रेज, क्योंकि ये एनोड से कैथोड की तरफ जा रही हैं, ठीक, इसलिए इसको एनोड रेज बोल दिया। हालांकि इसका ओरिजिन एनोड नहीं है, माइंड। ये जो एनोड रेज है इसका ओरिजिन इज नॉट एनोड, एनोड से नहीं निकली है। ओरिजिन इज नॉट एनोड, ओरिजिन इज गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ओरिजिन इज गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें जो गैस है, ठीक है, गैस टेकन इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब। बेटे उसकी वजह से, क्यों? ये पार्टिकल गैस के तो है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के कटायंस की क्या बन रही है? रे। तो जब ये कटायन बना तो ये इस साइड को मूव करना शुरू हुआ, यानी टूवर्ड इस साइड। और पीछे हमने जिंक सल्फाइड का क्या लगाया था? पेंट। जब ये इसके ऊपर टकराता है तो यहाँ चमक प्रोड्यूस होती है, उसको कैनल रेज बोला। तो कैनल रेज आर रेज ऑफ कैटायन। जब कैनल रेज का E/M रेशो फाइंड आउट किया गया, जैसे कि जे थॉमसन ने किया था, पाया गया कि अलग अलग है। क्यों? क्योंकि हर गैस का कटायन अलग होगा बेटा। हर गैस के अंदर कटायन की मास अलग होगा, हर गैस के अंदर कटायन का चार्ज अलग होगा, तो उसका चार्ज बाय मास रेशो डिफरेंट होगा, ठीक। बट रुदरफोर्ड ने इसको कहा कि इसके अंदर हाइड्रोजन भर दो, क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा। और उसी पॉजिटिव को उसने नाम दे दिया प्रोटॉन, ठीक। तो ऐसे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, और E/M रेशो जो प्रोटॉन के लिए निकाली गई वो थी 9.58 into 10⁴ कूलम पर ग्राम, ठीक। ये मैक्सिमम थी क्योंकि हाइड्रोजन का मास मिनिमम होता है। अभी सभी बच्चे एक बार यस लिख दो, समझ में आया कि नहीं? ट्रिबोन, पहले तो ट्रिबोन बेटे आप आज ही ज्वाइन किए हो या पहले ज्वाइन किए, क्या कौन हो, थोड़ा सा आइडिया दे दो। अब ओके डन बेटा, ट्रिबोन ओके डन बच्चे। तो आपने पूछा है आई एम फ्रॉम गोवा, ओके ट्रिबोन, इट्स ओके, ठीक। सो कोई ऐसी बात नहीं है। हमें बोला गया है कि E/M रेशो कैसे निकाली गई, ये क्लियर हो गया। कैनल रेस कैसे बनी, ये क्लियर हो गया। कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे का? माइक ऑन करो, पूछ लो फटाफट से, जल्दी, शाबाश। सर जब आइडिया रुदरफोर्ड ने दिया तो क्रेडिट उन्होंने क्यों नहीं लिया? बहुत अच्छी बात बेटा, रुदरफोर्ड ने आइडिया बाद में दिया, काम तो पहले से गोल्डस्टीन कर ही रहा था ना। गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट तो गोल्डस्टीन का ही था, उसने तो सिर्फ एक आइडिया दिया। जैसे दोस्त, दे आर वेरी गुड फ्रेंड, दे वर वेरी गुड फ्रेंड। रुदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दुनिया के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, ठीक, बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। तो भैया वो कभी कभी फ्रेंड आइडिया दे देता ना, यार ऐसे करके देख ले, क्या पता कुछ हो जाए, तो इसलिए उसने आइडिया दे दिया। बाकी काम तो गोल्डस्टीन ने ही किया है, इसलिए नाम गोल्डस्टीन का ही रहा। हाँ, जब वो पॉजिटिव चीज निकाली तो फिर रुदरफोर्ड ने बोला यार इसका नाम प्रोटॉन रखते हैं, और दोस्ती में उसने बोला चल तेरे नाम के पीछे हम मान लेंगे कि रुदरफोर्ड ने प्रोटॉन दिया, नेम इज गिवन बाय प्रोटॉन, तो दोनों का नाम आया ना बेटा, यही दोस्ती होती है। क्लियर? तो चलिए, वेरी नाइस। अब देखो बेटे, आगे आगे चलते हैं। अब एक बात बताओ, एक बात मुझे बताओ, ठीक, सोच के बताना सारे बच्चे। देखो बेटा, एटम एज द होल न्यूट्रल होता है, एटम एज द होल न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज हमने पिछली बार निकाला था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या निकाला था बेटा हमने? बेटे इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने निकाला था 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने निकाला था 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज हमने इलेक्ट्रॉन का निकाला था बेटे। तो एक बात बताओ, प्रोटॉन का चार्ज कितना होना चाहिए? यस केतन, सेम
यस बिल्कुल बिल्कुल सेम, तभी तो एज द होल न्यूट्रल रहेगा ना। तो चार्ज ऑन प्रोटोन, ठीक, चार्ज ऑन प्रोटोन, प्रोटोन का जो चार्ज होगा वो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और 4.8 इंटू 10⁻10 ESU ही होगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर। सिर्फ फर्क होगा ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा था, नेगेटिव चार्ज, तो चार्ज यही होगा, ठीक, बट पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक। इसलिए हम इसको 1 यूनिट, हमें पता है इसको 1 यूनिट बोलते थे ना बेटा, तो हम बोलेंगे कि प्रोटोन पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया मेरे बच्चों, ठीक। चार्ज ऑन प्रोटोन इज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। और 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैसा है, किस तरह का है, वो क्लियर हो जाना चाहिए तुम लोगों को, ठीक। अब देखो बेटे, अब हमारे पास चार्ज को मैंने बोला था हम हमेशा ई से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, ई से। भले इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं है, प्रोटोन का चार्ज है, पर चार्ज की रिप्रेजेंटेशन हम ई से ही करते हैं। अब देखो बेटे, अगर मैं E डिवाइडेड बाय E बाय M कर दूं तो क्या निकल के आएगा सामने, E से ही कैंसिल, मास ऑफ प्रोटोन निकलेगा। बोलो निकलेगा कि नहीं निकलेगा बेटे, अगर मैं ऐसा करूं E डिवाइडेड बाय E बाय M कर दूं तो अपने पास क्या निकलेगा, मास ऑफ प्रोटोन। तो E यानी चार्ज था 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक, ये चार्ज रहेगा E। और E बाय M कितना रहेगा, E बाय M कितना है 9.58 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम, ये इसका रहेगा, ठीक है जी। अब इसको जब हम बेटा सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आएगी 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, या फिर 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो ये मास ऑफ प्रोटोन हो गया, ठीक। तो अब यहां से हमें समझ में आ गया कि एटम्स also contain protons having charge 1.602 into 10⁻⁻19 coulomb, having charge 1.602 into 10⁻⁻19 coulomb, and mass equal to 1.67 into 10⁻24 gram, 1.67 into 10⁻24 gram. So mass of proton is 1837 times the mass of electron. इलेक्ट्रॉन के मास के मुकाबले प्रोटोन का मास 1837 टाइम्स ज्यादा है, समझ में आ गई। तो ये इतने गुना ज्यादा है हमारे पास। तो हमारे पास सर वी wasn't E by M, बेटा जसमीत जो E by M आपने लिखी 1.7, बेटा वो तो हमारे पास किसके लिए थी E by M, कैथोड रेज के लिए। ये किसके लिए है, ये E by M किसके लिए निकाली बेटा, प्रोटोन के लिए, क्लियर। तो वो कैथोड रेज का था 1.774 × 10⁸ जो था वो किसके लिए था, वो कैथोड रेज के लिए। एनोड रेज के लिए ये वैल्यू हो। तो बोलो बेटा प्रोटोन की डिस्कवरी पूरी तरह से समझ में आई। अब इसमें इंपॉर्टेंट बातें सारी लिखनी है, पहले उससे पहले समझो, पहले ये सारा कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस लिख दो फटाफट से, जल्दी, शाबाश। पूर्वा का यस आ गया, चैतन्य का यस आ गया, केतन का यस आ गया, सत्यम का भी यस आ गया, हर्षिता का यस आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी चलो जल्दी। दक्ष का आ गया, काविट का आ गया, रिजुल, अर्पित, गुड गुड गुड, जपनीत का आ गया, कार्तिक का आ गया, गुड बेटा, आस्था का भी यस आ गया, ठीक, ओके। अजान आपका यस नहीं आया बेटा, सर मैंने डाला था। ओके कोई बात नहीं, मैंने समझ आ गया ना। यस सर।
देखो बेटा, अब हम इसके ना पॉइंट्स को लिख लेते हैं, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हमें दिमाग में रखने। पढ़ तो हमने सब कुछ लिया, ठीक, समझ तो हमने सब कुछ लिया, बट हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है इस क्या एनोड रे एक्सपेरिमेंट में या एनोड रे में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। देखो बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस डिस्कशन जो अभी की हमने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आएगा वो आएगा प्रोटॉन was discovered by Goldstein in canal rays formed by taking hydrogen gas, ठीक है जी। name proton was given by रुदरफोर्ड। प्रोटॉन का नाम रुदरफोर्ड ने दिया था, ठीक। कैनल रेज या एनोड रेज, कैनल रेज और एनोड रेज are rays of cations, but in case of hydrogen, it is rays of proton, ठीक। अगली बात ये थी कि कैनल रेज डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज की होंगी, ठीक। सो कैनल रेज या E/m रेशो ऑफ कैनल रेज इज नॉट कांस्टेंट। E/m रेशो कैनल रेज का कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि अलग अलग गैस का अलग अलग मास, अलग अलग चार्ज होता है, तो E/m रेशो कांस्टेंट नहीं होता, ठीक। अगली बात, E/m रेशो ऑफ कैनल रेज इज नॉट कांस्टेंट, ये एक बात हो गई। और उससे अगली बात ये भी हो गई बेटा कि जो हमारे पास E/m रेशो जो है, E/m रेशो फॉर कैनल रेज, E/m ratio for canal rays is maximum for hydrogen, ठीक। that is 9.58 into 10 to the power 4 कूलम पर ग्राम, ठीक है जी। बाकी सारी प्रॉपर्टी कैनल रेज की कैथोड रेज की तरह है, सिवाय ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड में साउथ की तरफ जाएंगी, क्योंकि जैसे कैथोड रेज कहां जाती थी, नॉर्थ की तरफ, ये उससे उल्टी होनी है तो कहां जाएगी, साउथ की तरफ। ये खुद पॉजिटिव है तो किस साइड जाएंगी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ। बाकी ये भी स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी, बाकी प्रॉपर्टीज ये भी थोड़ी बहुत हीटिंग इफेक्ट कॉज करेगी, इनका भी मैकेनिकल इफेक्ट होगा, बाकी सारी प्रॉपर्टीज लगभग कैथोड रे की तरह है। क्लियर। अगली बात, प्रोटॉन, मास of proton is 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. That is 1837 times the mass of electron, or approximately equal to mass of hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम के मास के लगभग बराबर होता है, ठीक। चार्ज ऑन प्रोटॉन is 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb, or 4.8 into 10 to the power minus 10 ESU. That is 1 unit positive charge, ठीक है जी। क्लियर। और रह गई बात हमारे पास, अगर हम
1 मोल ऑफ प्रोटॉन का मास देखें, मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन्स, तो 1 मोल ऑफ प्रोटॉन का मास कितना 1.67 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम में अगर ले लूं, मैं वहां केजी में लिखा है या ग्राम में ले लूं, इंटू कितना आ जाएगा 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। जब सॉल्व करोगे ना बेटा तो ये आ जाएगा आपके पास मास 1.00727 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। हाइड्रोजन का 1.008 होता है ना, ये 1.00727 ग्राम हो गया, लगभग वही। और चार्ज तो 1 फेरेड ही रहना है 1 मोल पे, क्योंकि चार्ज बराबर है। तो बोलो बेटा ये सारी कहानी अच्छे से क्लियर हो गई कि नहीं हो गई बेटा जी? सर द मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इक्वल, नो, अरे यार क्या पढ़ रहे हो? मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज बराबर होता है भाई, मास थोड़ी बराबर होता है, चार्ज बराबर होता है। ठीक, ओके। तो ये थी प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर लिया, प्रोटॉन को डिस्कवर कर लिया। अब न्यूट्रॉन किसी को पता ही नहीं था। ठीक, क्यों नहीं? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत लेट हुई। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, अब हम बात करेंगे तीसरी चीज की, और तीसरी चीज है बेटा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। तीसरी बात है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो बेटा, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की थी बेटा, चैडविक ने की थी 1938 में जाके। यानी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की वेरी लेट, वेरी वेरी लेट, वेरी लेट। क्यों भाई लेट क्यों? देखो बेटे, डिस्कवरी न्यूट्रॉन की लेट क्यों हुई? क्योंकि बिकॉज न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। बेटे उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, तो ना वो पॉजिटिव की तरफ मूव करता और ना वो नेगेटिव की तरफ मूव करता। तो ना ये चीज पॉजिटिव की तरफ मूव करेगी, ना ये चीज नेगेटिव की तरफ मूव करेगी, तो हमें पता कैसे चलेगा भाई? अब चलो इलेक्ट्रॉन्स का पता चल गया, कैथोड रेज किस तरफ जा रही थी, पॉजिटिव की तरफ, बोला नेगेटिव है, तो क्या चलो जी उसकी डिस्कवरी हो गई। प्रोटॉन्स को डिस्कवर कर दिया, क्योंकि वो किस तरफ जा रही थी, वो मूव कर रही थी, वो खुद चार्ज थी तो मूव कर रही थी टुवर्ड्स किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ, और नेगेटिव की तरफ, तो वहां से डिस्कवरी हो गई। लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर तो चार्ज ही नहीं है, तो ना पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो पता कैसे चलेगा भाई? इसलिए ये पता ही नहीं चला किसी को। हालांकि रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें उसने प्रूव कर दिया था कि भाई कोई ना कोई न्यूट्रल पार्टिकल है, पर उसको डिस्कवर नहीं कर पाया। और इसीलिए बेटा जो नेम है, नेम न्यूट्रॉन, ये रुदरफोर्ड ने बहुत पहले दे दिया था। नेम इज गिवन बाय रुदरफोर्ड। ये रुदरफोर्ड ने जब अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको हम रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, उसमें उसने ये जांच लिया था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा भी कोई चीज होती है, और वो बहुत भारी भी होती है। ठीक, और उसके ऊपर चार्ज भी कुछ नहीं होता है, पर उसको डिस्कवर नहीं कर पाया यार। बता पाया पर डिस्कवर नहीं कर पाया, है ना? जैसे मम्मी ने लंच में तुम्हें ये बोला था कि सैंडविच डालो, ठीक, अब सैंडविच डाला हुआ है टिफिन बॉक्स के अंदर, और सॉस भी रखी हुई है टिफिन बॉक्स के अंदर, लेकिन जब टिफिन बॉक्स को खड़काते हो, ठीक, तो उसमें आवाज भी आ रही है टन टन, इसका मतलब कुछ और भी है, पर आप टिफिन बॉक्स को खोल नहीं सक रहे हो, अभी टीचर सामने खड़ा है, तो आप ये तो जज कर लोगे कि उसके अंदर कुछ है, पर ये कैसे बताओगे क्या है? और उसको डिस्कवर तो नहीं कर पाओगे ना, बोलोगे कुछ है इसके अंदर। वैसे ही बेटा रुदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर कर दिया था कि जो एटम का मास है ना,
वो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। इसका मतलब कोई और पार्टिकल भी इसमें है और उसका चार्ज नहीं है। चार्ज होता तो वो किसी ना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाते, चाहे पॉजिटिव की तरफ जाते, चाहे नेगेटिव की तरफ जाते, कहीं ना कहीं जाते। अगर वो नहीं जा पा रहे हैं तो न्यूट्रल है। ये श्योर हो गया है ना, ये श्योर हो गया था कि वो न्यूट्रल है। ठीक है जी। तो इस वजह से मेरे प्यारे बच्चों, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन केम वेरी लेट, ठीक, बिकॉज दे आर न्यूट्रल एंड कुड नॉट बी डिस्कवर्ड बाय रुदरफोर्ड एज दे आर न्यूट्रल। तो किसी साइड को जाते ही नहीं थे। पर उसने ये बता दिया था, रुदरफोर्ड ने नाम दे दिया था, एक न्यूट्रॉन टाइप के पार्टिकल जरूर होते होंगे अंदर, ठीक है। पर उसको डिस्कवर बाद में चैडविक ने किया, बहुत बाद, लेट 1932 में, रादर नॉट 38, 1932 में। कैसे डिस्कवर किया तो इसको भी देखते हैं। हाउ शुड वी डिस्कवर न्यूट्रॉन? जस्ट 1 सेकेंड। हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने की? चैडविक ने की। एंड द डिस्कवरी came very late because neutron was neutral but the name given was Rutherford. अब चैडविक ने कैसे की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। जो 1930s का ईरा था ना, 1930s का ईरा जो था, ट्रांसम्यूटेशन का ईरा था। नो सर, ट्रांसम्यूटेशन क्या होता है? देखो बेटे, क्या आप में से कोई मेरे को बता सकता है कि आज हमारे पास नोन एलिमेंट कितने हैं? हाउ मेनी नोन एलिमेंट्स आर देयर टुडे? आज नोन एलिमेंट कितने हैं हमारे पास? चैतन्य ने बताया 126, टू बी वेरी करेक्ट, इट इज 126। 126 नोन है, लेकिन हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 लगते हैं। इसमें जो जिन्होंने 118 लिखा है गलत वो भी नहीं है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 118 ही लग पाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। पर 126 एलिमेंट आज की डेट में हमारे नोन है। वी नो कितने? 126 एलिमेंट। पर बेटा पीरियोडिक टेबल में क्या है, 92 के आगे जितने भी एलिमेंट है वो सारे मैन मेड है। 92 के आगे जितने एलिमेंट है सारे मैन मेड हैं, वो नेचुरली नहीं पाए जाते, वो मैन मेड, आदमी ने बनाए हैं, दूसरे एटम से बनाए हैं। आप में से कभी किसने पिट्ठू खेला बेटा? है भाई? एवर यू प्लेड पिट्ठू? बोलो, जानते हो पिट्ठू क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. उसमें क्या होता है, चिप्पियां होती है ना, चिप्पियों के ऊपर एक चिप्पी रखी होती है और बॉल से उसको तोड़ा जाता है ना। बॉल मारते हैं, चिप्पियां अलग अलग होती है, फिर हम भागते हैं, ठीक। लोग हमें बॉल मारने की कोशिश करते हैं, हम चिप्पियों को एक के ऊपर एक सजाने की कोशिश करते हैं ना। ऐसे ही बेटा ट्रांसम्यूटेशन होता है। जैसे क्या है कि हम चिप्पियों के ऊपर बॉल मारते हैं, चिप्पियां इधर उधर बिखर जाती है, कई बार वो चिप्पियां टूट जाती है, उससे नई चिप्पियां बन जाती है ना बेटा। उसी तरह से एक बहुत बड़े एटम पे अगर फास्ट मूविंग पार्टिकल फेंके जाएं, एक बहुत बड़े पार्टिकल पे फास्ट मूविंग पार्टिकल फेंके जाए, तो कई बार वो बड़ा एटम टूट जाता है और टूट करके कुछ नए एलिमेंट उसके अंदर आ जाते हैं जो पहले नहीं होते हैं। वो टूट करके एक नई चीज आ जाती है और नया कुछ बन जाता है। तो ऐसे नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती है, इसको ट्रांसम्यूटेशन बोलते हैं। चेंज करना, ट्रांसम्यूटेट करना, चेंज करना, एक एटम का किसी दूसरे एटम में चेंज करना, ठीक है जी। तो सब बड़े बड़े पार्टिकल पे फास्ट मूविंग पार्टिकल फेंकते थे, वो टूट जाते थे और एक कोई नया एलिमेंट उसमें से डिस्कवर होता था और फिर अपने नाम के पीछे उसका नाम रख देते थे, अश्विनियम, है ना। तो अश्विनी सर का नाम हमेशा मशहूर हो गया, ठीक। डेविटियम, है ना, डेविड का नाम हमेशा के लिए मशहूर हो गया। नितिनियम, ठीक, नितिन का नाम मशहूर हो गया। इसी तरह से किसने नाम रख दिया, चंडीगढ़ियम, है ना, चंडीगढ़ का नाम मशहूर हो गया। यानी अपने नाम के पीछे नाम रखे जाते थे। और ये सबसे अच्छा मौका रहता था साइंटिस्ट के पास अपना नाम हिस्ट्री में अमर करने का। आप अगर 92 के बाद के एलिमेंट के नाम देखोगे ना, मजा आएगा। सारे के सारे रुदरफोर्डियम, अमरीकियम, पोलोनियम, ठीक, कैलिफोर्नियम, बोहरियम, हसबॉर्गियम, सीबॉर्गियम, लॉरेंसियम, ये सब साइंटिस्ट के नाम के तो पीछे हैं। कुछ साइंटिस्ट के नाम के पीछे हैं, कुछ उनकी कंट्री के नाम के पीछे हैं, कुछ उनकी लोकेलिटी के नाम के पीछे हैं। ऐसे बेटा ट्रांसम्यूटेशन में जो नए एलिमेंट डिस्कवर होते थे ना बेटा, उसके पीछे अपना नाम लगा दिया जाता था, तो हिस्ट्री में हमेशा के लिए नाम बन जाता था साइंटिस्ट का। इसी तरह हर आदमी ट्रांसम्यूटेशन कर रहा था। पर ट्रांसम्यूटेशन किस पे करते थे? बड़े बड़े एटम पे,
कोई फास्ट मूविंग पार्टिकल को फेंकते थे तो बड़ा एटम टूटता था और उसमें से कोई एक छोटा एटम नया भी बन जाया करता था, कभी कभी, कभी कभी, हर बार नहीं। चैडविक जो था ना, खुराफाती आदमी, उसने सोचा यार कि लोग तो बड़े बड़े पार्टिकल के ऊपर फेंक रहे हैं, बड़े बड़े एटम के ऊपर पार्टिकल फेंक रहे हैं, नए नए एटम डिस्कवर कर रहे हैं, मैं एक छोटे एटम पे फेंकता हूं। अगर छोटे एटम पे फेंकूंगा, क्या पता हाइड्रोजन से भी छोटा एलिमेंट कोई मिल जाए। अगर हाइड्रोजन से छोटा एलिमेंट मिल गया और सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा और चैडविक दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन जाएगा, है ना भाई। ये सोच के चैडविक ने क्या किया कि बेरिलियम ले लिया भाई। क्या ले लिया? बेरिलियम, हल्का सा एटम। बेरिलियम जो था, इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, इसका मास नंबर होता है 9। एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 9। इसके ऊपर फेंका अल्फा पार्टिकल। बेटा अल्फा पार्टिकल ना हीलियम न्यूक्लियर को बोलते हैं, उसका चार्ज होता है 2, उसका मास होता है 4। ऊपर लिखा मास, नीचे लिखा चार्ज, ठीक। इसको इसके ऊपर फेंका अल्फा पार्टिकल। दिस इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। क्या होता है? तो दिस इज अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल को फेंका ऑन बेरिलियम। जब बेरिलियम से अल्फा पार्टिकल टकराया तो क्या हुआ? होना क्या था, जब ये टकराया, टकराने के बाद एक नया चीज बनी, कार्बन। अरे ये तो पहले से ही नोन था, कार्बन बन गया। वो तो पहले से नोन था हमारे को, ये दोनों जुड़ गए, कार्बन बन गया, पहले से ही पता था हमारे को। पर एक बात देखो यार, यहां पे 4 + 2 6, तो 6 तो आ गया। यहां पे 9 + 4 13, यहां 12, मास 1 यूनिट कम है। चार्ज बराबर हो गया लेकिन मास 1 यूनिट कम है। और यहां से एक पार्टिकल ऐसा भी निकला जिसका मास तो 1 था, उसके ऊपर चार्ज नहीं था। तो जब बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल फेंका तो एक ऐसा पार्टिकल बाहर निकला जिस पार्टिकल का मास 1 यूनिट था और उस पर चार्ज नहीं था। चैडविक खुशी से उछल पड़ा कि दिस इज न्यूट्रॉन। इस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई बेटा। तो न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक व्हेन ही बम्बार्ड बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल। So he got carbon, but a neutral particle, which is neutron. न्यूट्रॉन का जो मास निकाला गया, मास ऑफ न्यूट्रॉन, बेटा न्यूट्रॉन का मास is 1.675 into 10⁻⁻24 ग्राम, या फिर 1.675 into 10⁻⁻27 kg, यानी प्रोटॉन से हल्का सा ज्यादा। बेटा प्रोटॉन का था 1.67 into 10⁻24, ये है 1.67 into 10⁻⁻24, 75 भी है, यानी प्रोटॉन से भारी है। तो न्यूट्रॉन इज द हैवीएस्ट पार्टिकल ऑफ एटम। बेटा ये क्वेश्चन आता है, हैवीएस्ट पार्टिकल ऑफ एटम। एटम का सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल जो है न्यूट्रॉन है, उसका मास इतना है, यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन इज approximately 1839 times the mass of electron. अभी पढ़ा था कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से कितने गुना भारी था? 1837 टाइम्स, और इसका कितना? 1839 टाइम्स। So it was a heavier particle मेरे दोस्तों, ये एक हैवी पार्टिकल है, ठीक ठीक। और अप्रोक्सीमेटली समझ लो मास ऑफ प्रोटॉन हालांकि उससे हल्का सा भारी है, हल्का सा भारी है, ठीक है। इक्वल मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के मास के बिल्कुल बराबर होता है न्यूट्रॉन का मास। समझ में आ गई बेटा बात? तो ऑब्वियसली अगर 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन का मास डिस्कवर करें तो वो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.0079 के करीब आ जाता है, ठीक, which is very equivalent to hydrogen atom 1.008। क्लियर हो गया? अब एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, चार्ज क्या होगा न्यूट्रॉन पे?
0. नो चार्ज। नो चार्ज, ठीक है, देयर इज नो चार्ज। तो मेरे प्यारे बच्चों हुआ क्या कि अब हमारे पास न्यूट्रॉन भी डिस्कवर हो गया। मजे की बात ये थी मेरे प्यारे बच्चों कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जब हुई जब 2-3 मॉडल आके चले भी गए थे। इससे पहले जे थॉमसन का मॉडल आके खराब हो गया, या फिर रुदरफोर्ड ने भी एक मॉडल दिया था वो भी खत्म हो गया, इवन बोहर का मॉडल भी आ चुका था भाई। उसके बाद जाके न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ है और फिर उसको फंसाया गया है उसके बीच में कि अच्छा न्यूट्रॉन है तो ऐसे ऐसे होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो कहने का मतलब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी वाज वेरी लेट। तो क्वेश्चन आता है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी लेट क्यों थी? बोलना क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल था, वो किसी भी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाता नहीं था, इसलिए उसका पता चला नहीं था। इसलिए हमने बोला कि भैया डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन वाज लेट। और डिस्कवर किसने किया? बोला सर चैडविक ने किया। कब किया? जब उसने बेरिलियम के ऊपर क्या फेंका? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल फेंका। नाम किसने दिया? नाम तो सर रुदरफोर्ड पहले रख चुका था। मास, इट इज द हेवीएस्ट पार्टिकल ऑफ एटम। न्यूट्रॉन इज द हेवीएस्ट पार्टिकल ऑफ एटम। ठीक, और इसका मास है 1.67 into 10 to power 1.675 into 10 to power -24, यानी 1839 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मास ऑफ प्रोटॉन के लगभग बराबर और हाइड्रोजन के मास के बिल्कुल बराबर। ठीक, चार्ज इसके ऊपर है नहीं। तो ये डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी हो गई। तो काके हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी की, हमने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। मेरे प्यारे बच्चों कोई डाउट है इसमें तो पूछो। सर इज दिस एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू? त्रिभुवन डेफिनेटली बेटा, देखो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग जगह की बात है। कोई टीचर पुरानी हिस्ट्री डाल देता है। हाँ, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज हाईली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? कंपटीशन में इसमें पूछा जाता है बेटा, जैसे हैवीएस्ट पार्टिकल पूछ लेंगे, ठीक, या पूछ लेंगे न्यूट्रॉन का मास बता दो, या न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई इसके बारे में पूछ लेंगे। तो बेटा अभी तक हमने 3 पार्टिकल की डिस्कवरी कर दी, उसके ऊपर जनरल क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे आ जाएंगे। अब आप जो नोट्स हैं आपके, नोट्स आपको सभी को मिले हुए हैं। जिसको नहीं मिले हैं प्लीज मेरे को बता दीजिएगा, मैं आज ही सेंड कर दूंगा। ठीक, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, प्लीज ये 3 चीजें पढ़नी बहुत जरूरी है। ठीक, अब एक स्पेशल क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे आपके साथ। प्लीज इधर ध्यान देना, पेपर में हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कंपटीशन के क्वेश्चन है, कंपटीशन का। देखो बेटा, हमसे ये बोल दिया गया है कि अरेंज, क्वेश्चन है अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ E/m रेशो। ठीक, और किस किस को? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक अल्फा पार्टिकल होता है, ऐसे ऑक्सीजन 1 पॉजिटिव, ऐसे ही मान लो नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन 2 नेगेटिव ले लो, और जो हमारे पास सोडियम 1 पॉजिटिव ले लो। हमें इसमें E/m रेशो लगानी है। देखो बेटे, अगर हम इसके एक्चुअल चार्ज और एक्चुअल मास लेके चलेंगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाए। हमें इसमें रिलेटिव मास, रिलेटिव चार्ज लेके चलेंगे, मतलब नहीं समझ में आया। देखो बेटा, प्रोटॉन के मास को 1 यूनिट मास बोलते हैं, प्रोटॉन के मास को 1 यूनिट मास बोलते हैं, और प्रोटॉन के चार्ज को 1 यूनिट चार्ज बोलते हैं। ठीक, यानी अब इधर ध्यान देना, E/m, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1, 1 यूनिट है ना, -1, और मास इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल, अप्रोक्सीमेटली 0, अप्रोक्सीमेटली 0, 100% 0 नहीं होता है, सिर्फ रिलेटिव मास। आप ये देखो ना भाई कि प्रोटॉन से 1837 टाइम्स लेस, तो क्या मास हुआ कुछ क्या? ठीक, तो नेग्लिजिबल मास होता है, इसलिए 0 लगा देते हैं। प्रोटॉन पे चार्ज +1, 1 यूनिट है, और बेटे उसका मास भी मैंने बोला 1 यूनिट होता है, प्रोटॉन के मास को 1 यूनिट मास बोला जाता है। न्यूट्रॉन पे चार्ज 0, बेटा ऊपर चार्ज नीचे मास, और न्यूट्रॉन का मास 1 यूनिट, प्रोटॉन से हल्का सा भारी, उसको 1 यूनिट ही मान के चलेंगे। अल्फा पार्टिकल बेटा इसका चार्ज +2 होता है,
करेंगे अल्फा पार्टिकल को भी, और इसका मास जो है वो 4 होता है, 4 यूनिट्स, यानी ये न्यूट्रॉन से 4 गुना भारी है, प्रोटॉन से 4 गुना भारी अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन से 4 टाइम्स हैवियर है, ठीक, इसलिए इसको 4 लिखा, चार्ज इस पे 2। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है -2, और ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16, है ना बेटा, तो डिवाइडेड बाय 16, क्लियर। और सोडियम पे चार्ज कितना +1, और मास कितना, सोडियम का मास कितना होता है 23, ये रिलेटिव मास रिलेटिव चार्ज ले लिए एक दूसरे के रिलेशन में। वो एग्जैक्ट मास अगर एग्जैक्ट चार्ज लेते तो बेटा यहां लेते 1.602 into 10 to power -19, यहां लेते 1.602 into 10 to power -19, यहां तो 0 था, यहां 2 into, मतलब वो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती। इससे अच्छा हमने बोला 1 यूनिट चार्ज 1 प्रोटॉन का चार्ज, 1 यूनिट मास 1 प्रोटॉन का मास, उसके रिलेशन में बाकियों को देख लिया कि प्रोटॉन से कोई चीज कितने गुना भारी, वो उसका रिलेटिव मास ले। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 बिकम्स इंफिनिटी, यानी इसका E by M रेशो क्या आ गया, इंफिनिटी आ गया। 1 by 1 is 1, तो इसका E by M रेशो 1 आ गया। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, इसका E by M रेशो क्या आ गया, 0 आ गया, इसका हाफ आ गया। बेटे प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक, चार चाहे प्लस हो माइनस हो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक। तो ये 1/8 आ जाएगा, डेफिनेटली माइनस, ये 1/23 आ जाएगा। मैंने बोला प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। तो सबसे ज्यादा E by M रेशो का ऑर्डर ऑफ E by M, ऑर्डर ऑफ E by M, तो E by M का रेशियो सबसे बड़ा किसका हो गया, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का भाई, इंफिनिट है, बहुत बड़ा। उसके बाद किसका होगा, प्रोटॉन का, उसके बाद किसका होगा, अल्फा पार्टिकल का, उसके बाद किसका होगा, ऑक्साइड का, उसके बाद किसका होगा, सोडियम 1 पॉजिटिव का, और सबसे कम किसका होगा, 0, न्यूट्रॉन का। तो ऐसे E by M रेशो का ऑर्डर लगाना है बेटा। ये क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत बार आता है। कंपटीशन में तो खैर ये पहले 4 पार्टिकल लेके आता है, पर मैंने और भी साथ में तुम्हें समझा दिए हैं ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना रहे, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो बोलो मेरे प्यारे बच्चों, पूरी तरह से क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। अब देखो क्या हो गया कि अब हमारे पास बेटे जी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, सर इज द E by M रेशियो ऑलवेज इन, नहीं बेटा, वो तो क्वेश्चन में दिया है बेटा कि आपको अरेंज करना है ऑर्डर में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वो लिख के दिया होगा, ठीक, दैट इज नॉट ऑलवेज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, वो तो क्वेश्चन में लिख के दिया होता है आपको किस ऑर्डर में लगाना है, ठीक है हर्षिता। नाउ देखो बेटे, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी होती है। अब प्रॉब्लम ये थी कि इसको एटम के अंदर लगाए कैसे, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके कई सारे मॉडल आए हमारे पास। अब हमें 3 पार्टिकल डिस्कवर हमने कर लिए, पार्टिकल उसके बाद डिस्कवर होते ही गए, आज भी होते जा रहे हैं, आगे भी होते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आएगा मॉडल्स ऑफ एटम, अब आएगा मॉडल्स ऑफ एटम, एटम के कौन कौन से मॉडल थे, ठीक, और कैसे कैसे वो बने, क्या क्या उसके पीछे लॉजिक रहा, ठीक, तब हम सारी चीजें समझ में आएगा। प्रियदर्शनी, व्हाट हैपेंड बेटा, इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चे? No, sir. ओके डन। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा बेटा मॉडल्स ऑफ एटम, मॉडल्स ऑफ एटम, एटम के कौन कौन से मॉडल हैं, यानी अब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लगाने कैसे हैं, ये भी तो पंगा है ना। अब डिस्कवरी हो गई तो भैया उसको लगाओ भी, तो लगाने के लिए भी हम देखेंगे। तो बेटे जी मॉडल ऑफ एटम सबसे पहले आया जे थॉमसन मॉडल,
सबसे पहले क्या आया, जे थॉमसन्स मॉडल, ठीक, जिसको हमने बोला प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम, ठीक, आगे पुडिंग और आगे मॉडल, जे थॉमसन मेथड में प्लम पुडिंग मॉडल। बेटे बोलो ये प्लम पुडिंग मॉडल पढ़ चुके हो कि नहीं? हैव यू गॉन थ्रू दिस और नॉट? यस सर। और इसके ड्रॉबैक भी पता है, सब कुछ पता है, तो ये ऑलरेडी डन है, ऑलरेडी डन। अब दूसरा मॉडल देखो बेटे, वैसे तो ये जो दूसरा मॉडल तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा ये एक्चुअली सिलेबस में नहीं है, ठीक, सिलेबस में तो बोहर मॉडल से ऑनवर्ड ही है। ये जितनी स्टोरी मैंने बताई, चलो फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी तो मुझे बतानी ही थी, बट बेसिकली आगे की एक दो लेक्चर जो होंगे वो सिलेबस का पार्ट नहीं, पर उसके बिना आगे चल भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते बेटा, ठीक है, क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें पढ़नी होती, फिर हमें कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक, इसलिए मजबूरी है कि कोई चीजें हमें ऐसी करनी पड़ेंगी जो सिलेबस से काट दी गई है, पर उसका फायदा बहुत होगा। क्या फायदा होगा? फिजिक्स में उसका बड़ा फायदा होगा। फिजिक्स में आगे जाके ना मॉडर्न फिजिक्स आती है +2 में, सारा यही है, एटम का मॉडल, ये सब कुछ, तो वहां फायदा होगा अगर यहां पढ़ लो, ठीक। देखो बेटे अगला हमारे पास जो था वो था बेटा रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूं दिस इज नो लॉन्गर इज इन सिलेबस नाउ, ठीक, बट जैसे कि हम एक लाइन में चले हुए हैं तो मैं चाहता हूं सब कुछ क्लियर होता चला जाए बारी बारी। देखो बेटा रुदरफोर्ड का जो मॉडल था ना, दैट वाज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। पर बेटा रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ने से पहले ना, ठीक, हमें एक चीज और पढ़नी पड़ेगी ताकि रुदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को हम अच्छे से समझ सकें बेटा, ठीक, अदरवाइज देखो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक, अगर मैं इसको करवा भी देता हूं तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक। रुदरफोर्ड ने जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था कैसे किया था? पहली बात तो ये है कि रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक्चुअली वाज नॉट डन बाय रुदरफोर्ड, ठीक है, ये एक साइंटिस्ट हुआ करता था मार्सडन, मार्सडन, इस बंदे का किया हुआ एक्सपेरिमेंट था। पर कहते हैं ना भाई, बड़ी मछली छोटी मछली को खा के जीतती है, ये उसका एक लाइव एग्जांपल है। कैसे लोग दूसरों का मिसयूज करते हैं, ये इसका लाइव एग्जांपल है। रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक्चुअली डन बाय मार्सडन, ठीक। यस बेटा त्रिभुवन, यू शुड नोट दैट, नोट एवरीथिंग, ठीक, डोंट वरी अबाउट दैट। देखो बच्चे मार्सडन ने किया था, कैसे किया था, क्यों पहले मार्सडन ने किया तो रुदरफोर्ड के नाम क्यों आया? ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या था, ये जो मार्सडन है ना, ये गोल्डस्टीन का चेला था। गोल्डस्टीन याद है ना, है भाई, प्रोटॉन की डिस्कवरी वाला, गोल्डस्टीन का चेला था ये, यानी गोल्डस्टीन के अंदर पीएचडी कर रहा था। जैसे हर पीएचडी के लिए गाइड होता है बेटा, और उसके अंदर जो पीएचडी करने वाला स्टूडेंट होता है, तो मार्सडन वाज अ स्टूडेंट ऑफ गोल्डस्टीन डूइंग पीएचडी अंडर गोल्डस्टीन। तो जो गाइड लोग होते हैं ना, बहुत लंबे समय तक बच्चों से काम करवाते रहते हैं। कई तो ऐसे निकम्मे गाइड भी मिल जाते हैं कभी कभी, जो अपने घर के काम ज्यादा करवाते हैं और रिसर्च कम करवाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, हिंदुस्तान में तो बहुत कॉमन है, बट एनी हाउ गाइड अच्छे भी होते हैं। अब गोल्डस्टीन इसको ना, मार्सडन को कोई खास काम देता ही नहीं था, तो मार्सडन बेचारा बड़ा ही परेशान था यार, कि भाई मेरी बारी कब आएगी, मेरा नंबर कब आएगा। वो रोज गोल्डस्टीन के पीछे पड़ा रहता है, सर मुझे कोई इंडिविजुअली काम दो, मैं भी कुछ बनना चाहता हूँ, मेरा भी कुछ नाम होना चाहिए, आपका इतना बड़ा नाम है, गोल्डस्टीन है ना, आपने प्रोटॉन डिस्कवर कर मारा, आपके दोस्त ने रुदरफोर्ड ने इतना काम कर दिया और मेरा कहीं नाम ही नहीं है, तो प्लीज मेरे को कोई काम दो। वो रोज उसके पीछे पड़ा रहता है।
तो गोल्डस्टीन बहुत परेशान था इस बात से। उसने क्या किया, रुदरफोर्ड को जाके बोला, यार ये मेरे पीछे पड़ा रहता है, कोई ऐसा काम बता कि ना ये मेरे पीछे ना पड़ा रहे, फंसा रहे उस काम में, करता रहे, बस मेरे को तंग ना करे, मेरे को अपना काम करना। रुदरफोर्ड वाज अ चालाक आदमी, ठीक, बहुत समझदार। उसने क्या किया, उसने बोला बेटा ऐसा करो, मार्क्स ने बोला बेटा ऐसा करो कि ना एटम के ऊपर अल्फा पार्टिकल फेंको, एटम के ऊपर अल्फा पार्टिकल फेंको। अल्फा पार्टिकल मैंने तुम्हें अभी बताया, जिसका कि मास, अल्फा पार्टिकल जो होगा, इसको आगे पढ़ाऊंगा मैं। अल्फा पार्टिकल जिसका कि मास, लिखते हैं उसको हीलियम न्यूक्लियाई है, पर हीलियम न्यूक्लियाई होता नहीं। अल्फा पार्टिकल वो होता है जिसका मास 4 यूनिट्स होता है, 4 यूनिट्स यानी प्रोटॉन से 4 गुना भारी, और जिसका चार्ज 2 यूनिट्स होता है, यानी चार्ज भी प्रोटॉन से डबल चार्ज, और मास प्रोटॉन से 4 गुना, ये अल्फा पार्टिकल होता है। तो रुदरफोर्ड ने बोला बेटे ऐसे करो, एटम के ऊपर ना आप ऐसा करो, डिफरेंट एटम्स लो, डिफरेंट मेटल्स लो, उसके ऊपर क्या करो, अल्फा पार्टिकल फेंको, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करो। अगर कोई पार्टिकल वापस आ जाए तो मुझे आके बताना, फिर हम बताएंगे आगे क्या करना है। क्योंकि रुदरफोर्ड वाज डेड श्योर कि अल्फा पार्टिकल कभी वापस आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता? ट्रिबॉन यू आस्क कि सर हमारे को प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी वगैरह जो है बेटा करना सब कुछ है, क्योंकि यही हमारा जो है आगे जाके बेस बना है। ठीक, पता क्या हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी बुक्स में कई दी जाती है जिससे हमें एक्चुअल ज्ञान नहीं होता है, और जिससे हम ना रट्टे की तरफ जाते हैं। मैं रट्टे की तरफ जाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं आप कॉन्सेप्ट सीखें। यार 2 दिन ज्यादा लग जाएंगे, क्या होगा, 2 दिन ज्यादा लग जाएंगे। सिलेबस वैसे भी हमारा फरवरी में खत्म होना है, वैसे भी फरवरी में खत्म होना है, पहले हो ही नहीं सकता। बहुत बड़ा सिलेबस है +1 का, बहुत बड़ा। ठीक, जल्दी नहीं खत्म हो सकता है। ठीक, हाँ जल्दी खत्म करना है तो बहुत सारी डिटेल काट करके किसी दे बोर मॉडल से शुरू करो, बोलो बाकी तो सिलेबस में है नहीं, पर उससे भी नॉलेज नहीं पूरी तरह से आती। तो मैं चाह रहा हूं सब कुछ बताना। चलिए एनी हाउ, हम बात कर रहे थे रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की। तो मैंने कहा कि मार्सडन को बोला गया कि अल्फा पार्टिकल को फेंको, किसके ऊपर फेंको, एटम के ऊपर फेंको, अगर कोई वापिस आ जाए तो आकर के बताना जरूर है। रुदरफोर्ड वाज डेड श्योर कि कभी वापिस नहीं आ सकता। क्यों यार, अल्फा पार्टिकल बहुत भारी है और मैक्सिमम जगह इनसाइड एटम इज खाली। वो लिनार्ड पहले एक्सप्लेन कर चुका था कि एटम के अंदर की मैक्सिमम जगह तो खाली है, तो अल्फा पार्टिकल तो उससे पास ही हो जाएगा। और मान लो अगर इसके रास्ते में प्रोटॉन आ भी गया, ये कितना भारी है, तो ये तो प्रोटॉन को टकरा के परे फेंकेगा, आप आगे चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही हल्का है, उसको उठा के बाहर फेंकेगा, तो वापिस आने का तो कोई मतलब ही नहीं था। तो ही वॉज डेड श्योर कि हो ही नहीं सकता कि अल्फा पार्टिकल वापिस आए। तो बोला जाओ बेटा करो। मार्सडन भी चला गया, and to astonishment of Rutherford, he came second day back. दूसरे दिन वापिस आ गया भाई कि सर कुछ अल्फा पार्टिकल वापिस आ गए। रुदरफोर्ड ने अपने बाल पकड़ लिए, हैं अल्फा पार्टिकल वापिस आ गए। बस तब क्या था, उसने मार्सडन को कहा बेटा आजा पीछे, अब मैं करूंगा जो भी करूंगा। ठीक, तो जो मार्सडन का एक्सपेरिमेंट था वो कैरी ऑन किया किसने, रुदरफोर्ड ने, और उसको नाम दे दिया रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। मार्सडन बेचारा वही का वही। ये है बड़ी मछली छोटी मछली को कैसे खाती। ठीक, ये हिंदुस्तान। अब जो रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है इसको पढ़ेंगे बेटा अपन नेक्स्ट क्लास में, तो होपफुली मजा तो आया होगा। ठीक, बोलो बेटा मजा आया आज पढ़ के? यस सर। बहुत मजा आएगा, मैं सच बता रहा हूं, इस क्लास में पढ़ने का बहुत मजा आया। जो पहले हमने न्यूमेरिकल कर लिए ना, न्यूमेरिकल में क्या था, डेंजरस लगता है, डिफिकल्ट लगता है। यहाँ न्यूमेरिकल भी मस्त है, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी मस्त है, इजी है। ठीक, फॉर्मूला बेस्ड है ना बेटा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट फॉर एंजॉयिंग द क्लास।
और बहुत सारे बच्चे क्लासेस नहीं लगा रहे हैं, उनकी पिटाई होगी। थैंक यू बेटा। थैंक यू एक्सक्यूज सर। मी सर। हाँ जी बेटे, प्रिया बोलो। सर जब